10 मई 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो हालात है, वो आप सबको पता ही है। सत्ता में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कभी भी कर्नाटक में लगातार एक ही पार्टी 2 बार सत्ता में नहीं रही है और अब कांग्रेस का दबदबा भी नजर आ रहा है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता इतने हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पक्की करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह गिराने के लिए काफी है। वहीं आपको बता दें कि एक तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि कर्नाटक में कांग्रेस पहले से ही बढ़त में है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा था वो खत्म होता दिख रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इतने सारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री ये सब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। और आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री है के एस ईश्वरप्पा, उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई थी, जिस कारण वह शायद भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। और उनको मनाने के लिए बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया था, जिसके बाद के एस ईश्वरप्पा काफी खुश नजर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि पार्टी उनके साथ है। आपको बता दें के एस ईश्वरप्पा कौन है। के एस ईश्वरप्पा वही कैबिनेट मंत्री है जो पहले होते थे, अब नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने का कारण आप सबको पता है। कर्नाटक में एक ठेकेदार की मौत हो जाती है जिसका नाम होता है संतोष सिंह, और उसने आरोप किस पर लगाया होता है, के एस ईश्वरप्पा पर, जो वहां पर कैबिनेट मंत्री थे तब। और उन्होंने बकायदा जो संतोष सिंह जो मर गया था, उसने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद ही आत्महत्या की थी। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई गौर नहीं की और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई गौर नहीं की। आपको बता दें कि के एस ईश्वरप्पा पर संतोष सिंह ने आरोप लगाया था कि के एस ईश्वरप्पा उनसे 40% कमीशन मांगते हैं और जिस कारण वह अब यह दुनिया छोड़कर जा रहे हैं और कुछ दिन बाद ही आत्महत्या कर ली थी। तब के एस ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन वसूलने का आरोप लगा था और साथ ही संतोष सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगा था। हालांकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, तो के एस ईश्वरप्पा साफ छवि के बनकर वापस निकल आए। लेकिन उसकी आगे क्या जांच हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। लेकिन इतना जरूर है कि के एस ईश्वरप्पा को क्लीन चिट दे दी गई। क्यों? क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। ऐसा आरोप लगा रहा था विपक्ष तब भी। और अब फिर के एस ईश्वरप्पा सुर्खियों में कब आए? जब उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई और के एस ईश्वरप्पा ने कहा था कि वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बकायदा कॉल किया तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देखिए भ्रष्टाचारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैसे रिश्ते हैं। और ये मामला तब हुआ जब जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पहले ही आरोप लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई ज्यादा गुरेज नहीं है, मतलब कि भ्रष्टाचार में वो भी शामिल है। ऐसा आरोप भी सत्यपाल मलिक ने लगाया था, जिसको कि कांग्रेस ने बुनाया। अब आपको बता दे के एस ईश्वरप्पा एक बार फिर विवादों में है। विवादों में क्यों है? क्योंकि के एस ईश्वरप्पा ने काम ही कुछ ऐसा किया है। वैसे तो वो ऐसे कामों के लिए ही जाने जाते हैं क्योंकि विवादित नेता है। और अब फिर के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि शिवमोगा से जहां पर चुनाव है वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के वोट की कोई जरूरत नहीं है। ये कहना के एस ईश्वरप्पा का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान के साथ कितनी खड़ी होती है वो तो बाद की बात है। लेकिन के एस ईश्वरप्पा ने भाषण के दौरान यह कहा कि उनको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। जो देशभक्त मुसलमान है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आपको बता दें के एस ईश्वरप्पा ने यह बड़ा दावा किया कि जो 60,000 मुस्लिमों के वोट है शिवमोगा में, उनकी उनको जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह राजनीति में जहर बोलने का काम किया जा रहा है। आपको पता है कल ही अमित शाह ने भी एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तेलंगाना में, आपको याद होगा। और कल ही कर्नाटक में शिवमोगा में के एस ईश्वरप्पा ने भी ऐसा ही कुछ विवाद खड़ा किया है मुस्लिमों को लेकर, जिसको लेकर अब विपक्ष शायद भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल को शिवमोगा के पास विनोबा नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कहा,
हमें सभी जातियों के लोगों से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि भाजपा की सत्ता के दौरान उन्हें क्या-क्या फायदे पहुंचे हैं। शहर में करीब 60,000 मुसलमान हैं। हमें उनके वोटों की जरूरत नहीं है। जरूर ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद मिली है जब भी उन्हें जरूरत थी और वो वोट हमें देंगे। राष्ट्रवादी मुसलमान निश्चित रूप से भाजपा को ही वोट देंगे। के.एस. ईश्वरप्पा ने यह भी दावा किया है कि भाजपा की सरकार के दौरान हिंदू सुरक्षित रहे हैं और किसी ने हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं की है। के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा, भाजपा के शासन में हिंदू सुरक्षित थे, किसी की हिंदुओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई है। यह जनभावना है कि अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई तो हिंदू इतना सुरक्षित नहीं रहेंगे जितना के भाजपा के शासन में थे। के.एस. ईश्वरप्पा की ये रैली कर्नाटक में लियांगत समुदाय के बड़े नेता और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के घर के पास थी। वहीं आपको बता दें कि बी.एस. येदियुरप्पा ने वीराशैव लियांगत समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर लियांगत समुदाय का अपमान किया था। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। वीरेंद्र पाटिल 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले 1968 से 1971 तक और फिर इसके बाद 18 साल बाद 1989 से 1990 तक। वीरेंद्र पाटिल जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब लियांगत समुदाय कांग्रेस के साथ रहता था। 1990 में राजीव गांधी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टारमैक से घोषणा करते हुए बीमार वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। अब 30 साल बाद यह घटना कर्नाटक चुनाव की राजनीति में केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह इसको बुनाना चाहती है। आपको बता दें, बी.एस. येदियुरप्पा समेत और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दावा करते कि यहाँ पर हिंदू ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस इसका उल्टा कहती है कि दंगे होते जो विपक्ष की सरकार होती है तो वहां पर दंगे भारतीय जनता पार्टी ही करवाती है। जब उनकी सरकार बनती है तो दंगा करेगा कौन, क्योंकि जब विपक्ष में होती है भाजपा तभी दंगे कराती है ताकि राज्य की सरकार को बदनाम किया जाए। ऐसे आरोप कांग्रेस लगाती रही है और अन्य विपक्षी दल भी भाजपा पर लगाते रहे हैं। अब सोचने वाली बात होगी कि जो के.एस. ईश्वरप्पा जो कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे क्योंकि उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक ठेकेदार संतोष सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाया है और उन पर आरोप लगा था कि कर्नाटक में 40% कमीशन वो ले रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, यह मुद्दा बहुत बड़ा बना था और अब भी राहुल गांधी पूर्व सांसद कांग्रेस के कर्नाटक में जब संबोधन कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि 40% वालों की सीटें अब की बार 40 ही आएंगी। ये कहना था पूर्व सांसद राहुल गांधी का। आपको बता दें, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जिस तरह के.एस. ईश्वरप्पा जो कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा था जिन पर कि 40% कमीशन लेते हैं और उसी के चलते ठेकेदार संतोष सिंह ने आत्महत्या की थी और अब के.एस. ईश्वरप्पा को मनाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको फोन कॉल करते हैं, जिस कारण कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और हमलावर होती है और आरोप लगाते कि देख लीजिए किस तरह भ्रष्टाचारियों के साथ रिश्ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और सत्ता के लिए है कुछ भी कर सकते हैं और किसी तरह की राजनीति पर उतर सकते हैं। यह आरोप लगाता रहा विपक्ष। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक में कांग्रेस जीत पाएगी? क्या कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा छोटा पड़ जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही हर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़े जाते हैं, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वास्तव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि लोकपाल का सर्वे आया था और सी वोटर का भी सर्वे आया था, जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा कर्नाटक में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारा भी सहयोग करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।